तू रमता जोगी, तू रमता जोगी। आजा जिंद शामी गाने के तल है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तल है। एक अद्भुत संगीतकार जिसकी धुनों का जयकारा पूरी दुनिया में गूंज उठी। इस फनकार ने अपनी धुनों से लोगों को इस कदर दीवाना बनाया कि 7 समंदर पार भी इनकी प्रतिभा के मुरीद बनते चले गए। अपने काम से पूरी दुनिया में तारीफें और चर्चा हासिल करने वाले रहमान अब शादी के 29 साल बाद पत्नी से तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। अपने तमाम गीतों के जरिए इस संगीतकार ने अपनी देशभक्ति व्यक्त करते हुए दुनिया को भारतीयता से मुखातिब कराया है। जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा। अपनी पहली ही फिल्म से संगीत का रूहानी असर पैदा करने वाला ये संगीतकार वाकई काबिले तारीफ है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साथ। कहा जाता है कि कला ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया है, उसका एक माध्यम संगीत भी है। इस बात की अगर आजमाइश करना है तो इस संगीतकार के गाने सुनिए। शिद्दत से रचा संगीत सीधे रूह में उतर जाए तो असर पैदा होना लाजिमी है। यकीनन जब जब इस संगीतकार ने कुछ रचा तो वो कानों के रास्ते आत्मा में उतर गया। आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे। बेहद शांत और खामोशी ओढ़े ये चेहरा जब नई धुनें पेश करता है तो मन के तार तार में हलचल उठने लगती है और दिल वाह वाह कर उठता है। तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी रतिया ओ सजना हो। इनकी धुनें कभी दर्द, विरक्ति और बेबसी के बेजार अंधेरे में पहुंचा देती हैं तो कभी जिंदगी को किसी सतरंगी और गुलजार बगिया में ले जाकर छोड़ देती हैं। मैं गाती जाऊं चुन चुन पायल छनका। अपने दिल की देशभक्ति को आवाज देनी हो तो इनका संगीत सुनिए। इश्क के इबादत होने की अनुभूति अगर अंतर आत्मा से करनी हो तो इनका संगीत सुनिए। बोले बातें तुमसे करूं। कभी इनके संगीत का अंदाज सूफियाना होता है तो कभी इनके साजों की अद्भुत अदायगी इश्क मोहब्बत के कैनवास पर अनगिनत सुरीले रंगों की स्याही भर देते हैं। छैया 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 चल छैया 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 चल। कभी इन्हें धुनों के जादूगर की उपाधि से नवाजा गया तो कभी देशभक्ति के सुरों का सच्चा संगीतकार कहा गया। तुझे सलाम, तुझे सलाम। कभी इंजीनियर बनने का ख्वाब देखने वाला हालात का मारा एक हिंदू बच्चा पढ़ाई छोड़कर म्यूजिक को मुकद्दर बनाकर कैसे AR रहमान बन जाता है, ये कहानी सुनने लायक है। साथ ही ये कई मायनों में समझने और सोचने पर मजबूर भी करेगी। చిన్న చిన్న ఆశై సిరగడికుం ఆశై। रहमान तब 6 साल के रहे होंगे। पिता गंभीर तौर पर बीमार हो गए, ज्यादातर अस्पतालों में ही रहे। बीमार शरीर कंकाल हो चुका था और फिर एक दिन चल बसे। पिता का अंत काफी दर्दनाक था जिसे याद कर आज भी रहमान की रूह कांप जाती है। उनके लिए पिता की मौत किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। போராளி பொன்னுத்தாயி பொல பொலவென்று கண்ணீர் விட்டு। सामने चिता पर पिता का शव। 9 साल के रहमान ने इसे मुखाग्नि दी। इस तरह पिता के बेजान जिस्म के साथ ही चिता में रहमान के तमाम सपने भी खाक हो गए और इसी के साथ ही शुरू हुई दिल दहला देने वाली गरीबी और तंगी से जूझने की कहानी। पिता की मौत के बाद रहमान के मन में अक्सर बुरे ख्याल और कुछ गलत कर लेने का विचार आता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने गरीबी और तंगी से बाहर निकलने के लिए अपने बचपने को संघर्ष की भट्टी में झोंक दिया। माँ बेहद मजबूत थीं। उन्होंने भी संभाला, जितना हो सकता था उतनी रोटी और ममता दी। पर ये तो सच है कि रहमान का बचपन सामान्य बच्चों जैसा नहीं रहा। नैना नीर बहाए। 10 साल की उम्र से ही दिन रात काम करने लगे। पढ़ाई में नंबर कम आए तो प्रिंसिपल ने माँ को बुलाकर कहा कि जाकर भीख मांगो। बात दिल में चुभी तो पढ़ाई छोड़कर म्यूजिक में मुकद्दर लिखना शुरू किया
और संगीत की दुनिया के ऐसे सितारे बन गए जिसकी चमक देखते ही बनती है। भारत हमको जान से प्यारा है। टाइम्स पत्रिका ने उन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि दी। पहली फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके बाद तो अवार्ड्स की ऐसी फहरिस्त बनी कि आज तक रुकने का नाम नहीं ले रही। रहमान ने देश और दुनिया भर के 140 से ज्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते, जिसमें 2 ऑस्कार, 2 ग्रैमी, 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 7 नेशनल अवार्ड और 30 से ज्यादा फिल्म फेयर शामिल हैं। AR रहमान की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2012 में उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्रिसमस कार्ड भेजा था और उन्हें व्हाइट हाउस में डिनर का न्योता दिया था। इतना ही नहीं, कनाडा के सिटी OF मार्खम, कनाडा ने तो अपनी एक स्ट्रीट का नाम ही AR रहमान रख दिया। हर बात में साथ तू है माही वे, माही वे। लाजिमी तौर पर जो हालात थे, इसमें इतना सब कुछ हासिल करना आसान नहीं रहा। इस पेशकश में आगे जानेंगे कि बहन की बीमारी के चलते क्यों रहमान और उनके परिवार ने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। मुस्तफा don't worry मुस्तफा कालम नम तोड़न मुस्तफा। साथ ही बताऊंगी वो किस्सा जब रहमान ने अलका याग्निक को पहली बार फोन कर अपनी फिल्म में गाने का ऑफर दिया, तो अलका ने क्यों कहा कि वो किसी AR रहमान को नहीं जानती। साथ ही जानेंगे रहमान और उनकी पत्नी के बीच तलाक की वजह। जाने मन तू दिल की धड़कन तुझ बिन तरस। ऑस्कार विनिंग सॉन्ग जय हो रहमान ने सुभाष घई की फिल्म युवराज के लिए बनाया था। किस वजह से उसे घई ने अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया और इसे जब ऑस्कर मिला तो क्या था सुभाष घई का रिएक्शन, जानेंगे आगे विस्तार से। जानू ना जानू ना जानू ना आस तेरी जिया जले जहाँ चले नैनो तले। साथ ही बताऊंगी कि रहमान ने सुभाष घई से क्यों कहा कि आपको क्या पता हो सकता है फिल्म ताल का म्यूजिक मेरे ड्राइवर ने बनाया हो। तमाम अमर गीत बनाकर अनगिनत अवार्ड पाने वाले इस अद्भुत संगीतकार को बॉलीवुड ने किस बात की सजा देते हुए इन्हें बैन कर हिंदी सिनेमा से इनका करियर खत्म कर दिया, जानेंगे आगे। पिया तो है पिया मिलेंगे। और अंत में बताऊंगी कि रहमान को क्यों कहना पड़ा कि हिंदी सिनेमा में उनके खिलाफ एक गैंग काम कर रहा है, और जानेंगे वो वजह कि ऑस्कर पाने के बाद क्यों और कैसे बॉलीवुड में रहमान का करियर खत्म हो गया। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं इस संगीतकार के लंबे संघर्ष की सिलसिलेवार कहानी। अजनबी तू भी कभी आवाज। AR रहमान का जन्म 6 जनवरी 1966 को तब मद्रास कहे जाने वाले आज के चेन्नई में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम RK शेखर और माता का नाम कस्तूरी था। पिता शेखर मलयालम फिल्मों में संगीत देते थे। इस तरह रहमान को संगीत की कला अपने पिता से विरासत में मिली थी। रहमान के बचपन का नाम दिलीप कुमार था, जिसे इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उन्होंने बदलकर AR रहमान कर लिया। हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने की वजह के बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। रहमान की उम्र जब महज 9 साल की थी, तभी उनके पिता की मौत हो गई और घर में आर्थिक तंगी आ गई। नतीजन पिता के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को किराए पर देकर किसी तरह गुजर बसर हो रहा था। पद्म शेषाद्री बाला भवन में शुरुआती पढ़ाई के साथ ही रहमान म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाया करते थे। उनकी माँ भी परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम करती थीं। इसके बावजूद आर्थिक दिक्कतें आ रही थीं। इसी के चलते रहमान ने मास्टर धनराज से संगीत की ट्रेनिंग लेनी शुरू की और छोटी उम्र में ही कई सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में महारत हासिल कर ली। 11 साल की उम्र में ही रहमान एक बेहतरीन कीबोर्ड प्लेयर भी बन गए और इसी दरमियान पैसों के लिए अपने पिता के करीबी दोस्त M.K. अर्जुन के साथ मलयालम आर्केस्ट्रा में शामिल हो गए।
ये वो वक्त था जब परिवार की गरीबी और आर्थिक दिक्कतों के चलते रहमान का ज्यादा फोकस संगीत पर था और पढ़ाई में वो बहुत पीछे छूटते जा रहे थे। यही वजह रही कि वो कई बार एग्जाम्स में फेल हो रहे थे। तब एक बार रहमान के स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती यीजीपी ने इनकी मां को बुलाकर कहा कि आपके परिवार के हालात मुझे पता हैं, लेकिन बच्चे की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो रहमान को वो अपने स्कूल से बाहर कर देंगी। खैर, रहमान को स्कूल बदलना पड़ा और उन्होंने एमएनसी नाम के दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया और कुछ वक्त के लिए बीच में पढ़ाई भी छूट गई। हालांकि बाद में रहमान को अपने म्यूजिक टैलेंट के चलते मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला मिला, जहां उन्होंने अपने क्लासमेट्स के साथ एक बैंड बनाकर परफॉर्म करना शुरू किया। म्यूजिक में बढ़ता करियर देखते हुए अपनी मां से इजाजत लेकर रहमान ने पढ़ाई छोड़ दी और अपने बचपन के दोस्त और प्रोडक्शनिस्ट शिवमणि, जॉन एंथनी, सुरेश पीटर्स, जोजो और राजा के साथ चेन्नई में रॉक ग्रुप नेमेसिस एवेन्यू की स्थापना की। शिवमणि के साथ रहमान बैंड रूट्स के लिए कीबोर्ड सिंथेसाइजर बजाते थे। इस दौरान वो इल्लैया राजा, एमएस विश्वनाथन, रमेश नायडू और राज कोठी जैसे संगीतकारों के साथ भी काम कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने जाकिर हुसैन, कुन्नाकुदी वैद्यनाथन और एल शंकर के साथ विश्व स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। रहमान के हुनर को देखते हुए ट्रिनिटी कॉलेज लंदन के संगीत विभाग से स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। रहना तू है जैसा तू। अब आते हैं रहमान के हिंदू से मुस्लिम बनने की वजह पर। बताया जाता है कि 1989 में रहमान की छोटी बहन काफी बीमार हो गई थी। डॉक्टरों ने तमाम उपाय आजमाए, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में कह दिया गया कि उनकी बहन के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कहा जाता है कि इसी दौरान रहमान की मां एक मुस्लिम फकीर के संपर्क में आई और फकीर की दुआओं से रहमान की बहन ठीक हो गई। इसे मां और खुद रहमान ने चमत्कार माना और पूरे परिवार ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपना लिया। इस तरह दिलीप कुमार नाम बदलकर अल्लाह रखा रहमान यानी AR रहमान बन गए। तब इनकी उम्र 23 साल की थी। वहीं दूसरी तरफ रहमान की बायोग्राफी द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक में ये बताया गया है कि एक ज्योतिषी के कहने पर उन्होंने नाम बदला। रहमान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये भी सच है कि उन्हें अपना नाम अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब मेरी माँ मेरी बहन की कुंडली दिखाने एक ज्योतिषी के पास गई तो उस हिंदू ज्योतिषी ने ही मुझे नाम बदलने की सलाह दी। बस फिर क्या था, मेरा नाम दिलीप कुमार से AR रहमान हो गया। AR इसलिए क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि उसमें अल्लाह रखा भी रहे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह। खैर, एक बार फिर लौटते हैं रहमान के करियर पर। 1987 में उन्होंने टाइटन वॉच समेत कई मशहूर ब्रांड के लिए जिंगल्स तैयार किए। साल 1992 में फिल्म निर्देशक मणिरत्नम ने रहमान की जिंगल्स की धुनों से प्रभावित होकर तमिल फिल्म रोजा का म्यूजिक देने का मौका दिया। इस फिल्म में मणिरत्नम ने दिग्गज संगीतकार इलैया राजा की जगह रहमान को चुना। दरअसल मणिरत्नम की इससे पहले सभी फिल्मों में संगीतकार इलैया राजा ही हुआ करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म का म्यूजिक देने के लिए रहमान को 25,000 रुपये फीस दी गई थी। बेहतरीन और अमर गीतों के संगीत के लिए रहमान को अपनी पहली ही फिल्म के लिए 2 सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। पहला हिंदी वर्जन के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड और दूसरा तमिल वर्जन के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में रहमान अलका याग्निक और कुमार सानू को गवाना चाहते थे, लेकिन दोनों ने मना कर दिया था। दरअसल एक इंटरव्यू में अलका ने बताया था कि रोजा में गाने के लिए उनके पास AR रहमान का फोन आया था, लेकिन मैंने उस वक्त तक रहमान का नाम ही नहीं सुना था और उनके कैलिबर को नहीं जानती थी, इसलिए मैंने और सानू दोनों लोगों ने मना कर दिया।
क्योंकि हमारे पास डेट्स की भी दिक्कत थी। आगे अलका ने बताया कि जब पहली बार रोजा के गाने सुने तो ऐसा लगा कि अपना सिर दीवार पर पटक दूं। बहुत ही सुंदर गाने थे। आज मुझे उस फैसले के लिए पछतावा होता है। ओ जा जाने मन, तू ही मेरा दिल, तुझ बिन तरसे न। रहमान ने 1992 में ही चेन्नई में अपने रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग स्टूडियो पंचथन रिकॉर्ड इन की शुरुआत की थी। तब शायद ही किसी को उम्मीद रही हो कि आगे चलकर ये भारत ही नहीं, एशिया के सबसे शानदार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में से एक बन जाएगा। पर चंद्रा दिल की ले। रोजा फिल्म के बाद सिनेमैटोग्राफर संतोष सिवन ने रहमान को अपनी फिल्म योद्धा के लिए साइन किया, जो मोहनलाल अभिनीत एक मलयालम फिल्म थी और इसका निर्देशन सिवन के भाई संगीत सिवन ने किया था। ये फिल्म सितंबर 1992 में रिलीज हुई थी। शुरुआती फिल्मों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने के बाद रहमान को एक के बाद एक कई तमिल तेलुगु फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला। इसमें जेंटलमैन, थिरुदा थिरुदा, सुपर पुलिस, डुएट, उझावन जैसी फिल्में भी शामिल रहीं। इसके अलावा 1995 में आई 2 तमिल फिल्मों के म्यूजिक के लिए रहमान को आज भी याद किया जाता है। इसमें पहली थी सुहासिनी मणिरत्नम की फिल्म इंदिरा और दूसरी मणिरत्नम की बॉम्बे। साथ ही 1996 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मिस्टर रोमियो एंड लव बर्ड्स का म्यूजिक भी लोगों को खूब पसंद आया। नहीं क्या ये नैनिक अनजान सी जो मिले। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि 1993 में रोजा फिल्म के बाद साल 2001 तक यानी पूरे 9 साल लगातार रहमान को साउथ का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिलता रहा, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। ये अवार्ड उन्हें जेंटलमैन, कधालन, बॉम्बे, कधाल दे साम और जीन्स जैसी फिल्मों में संगीत देने के लिए मिले। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपने संगीत से टहलका मचाने के बाद अब बारी थी बॉलीवुड की। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में हिंदी सिनेमा के निर्माता निर्देशकों को रहमान की काबिलियत पर शक था। उन्हें लगता था कि तमिल और तेलुगु सिनेमा की फिल्मों में जो असर रहमान पैदा कर पाए वो हिंदी में मुमकिन नहीं होगा। इस आशंका को न सिर्फ रहमान ने दूर किया, बल्कि वो हिंदी फिल्मों में भी धुनों के जादूगर के तौर पर देखे जाने लगे। तमाम शक और आशंकाओं के बावजूद रहमान को बॉलीवुड में लाने का श्रेय राम गोपाल वर्मा को जाता है, जिन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर की मर्जी के खिलाफ साल 1994 में आई फिल्म में सबसे पहले रहमान को संगीतकार के तौर पर मौका दिया। राम गोपाल इस फिल्म को लेकर नया प्रयोग करने के मूड में थे और चाहते थे कि इसका म्यूजिक भी बिल्कुल अलग स्टाइल का हो। इधर फिल्म के प्रोड्यूसर झामू सुगंध रंगीला के लिए संगीतकार के तौर पर अनु मलिक को फाइनल कर चुके थे, लेकिन रामू ने रहमान पर भरोसा जताया। रहमान न सिर्फ फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के भरोसे पर खरे उतरे, बल्कि पहली ही हिंदी फिल्म के लिए रहमान को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। रंगीला के गानों ने वाकई 90 के दौर में धूम मचा दी थी। चल मेरे संग संग ले ले दुनिया के रंग हो जा रंगीला। इसके बाद रहमान को एक बार फिर राम गोपाल ने 1997 में आई अपनी फिल्म दौड़ में संगीतकार के तौर पर मौका दिया। इस फिल्म में संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर लीड रोल में थे। राम गोपाल और रहमान की जोड़ी इस बार रंगीला जैसा कमाल तो नहीं कर सकी, लेकिन इस फिल्म में रहमान के म्यूजिक को खास तौर पर नोटिस किया गया। दीपा मेहता ने जब फिल्म फायर बनानी शुरू की तो इसके कंटेंट को लेकर काफी हंगामा मचा। शबाना आजमी और नंदिता दास इस फिल्म के लीड रोल में थे। फिल्म की कहानी ऐसी थी कि इसका खूब विरोध हुआ। काफी हंगामे और मुश्किलों के बाद दीपा मेहता ने फिल्म की शूटिंग पूरी की। इस फिल्म के दृश्यों को इंस्ट्रूमेंटल बैकग्राउंड म्यूजिक पर फिल्माया जाना था। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने दीपा मेहता से पूछा कि संगीतकार कौन होगा, तो उन्होंने तुरंत रहमान का नाम लिया। इस पर प्रोड्यूसर्स हंसने लगे और कहा कि रहमान इस तरह की फिल्म के लिए कतई राजी नहीं होंगे,
क्योंकि वो कंजर्वेटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं। लेकिन दीपा मेहता रोजा और बॉम्बे फिल्म देखने के बाद से रहमान के म्यूजिक से काफी प्रभावित थीं और वो हर हाल में इस फिल्म के लिए उन्हें साइन करना चाहती थी। एक जर्नलिस्ट के जरिए दीपा मेहता रहमान से मिलीं और अपनी इच्छा जाहिर की। हालांकि फायर फिल्म को लेकर मचे विवादों के कारण रहमान ने एक बार ये फिल्म देखने की बात कही और अपनी पत्नी और दीपा मेहता के साथ अपने घर के ऊपरी फ्लोर पर पूरी फिल्म देखी और इसका संगीत देने के लिए राजी हो गए। इस फिल्म के अलग अलग सीन के लिए रहमान ने कुल 14 इंस्ट्रूमेंटल साउंड ट्रैक तैयार किए, जिसने इस फिल्म में जान फूंक दी। हालांकि दीपा मेहता की मर्जी के मुताबिक रहमान ने फिल्म बॉम्बे के अपने कुछ बेस्ट म्यूजिक को इस फिल्म में कुछ बदलाव के साथ फिर से इस्तेमाल किया था। रहमान ने 1997 में देश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर वंदे मातरम नाम से एक एल्बम बनाया जो जबरदस्त सफल रहा। तुझे सलाम अम्मा, तुझे सलाम। निर्माता गोविंद निहलानी ने 1997 में रहमान को अपनी फिल्म तक्षक में संगीत देने का मौका दिया था। इस फिल्म में रहमान ने पहली बार सुखविंदर को सिंगर के तौर पर लिया था, लेकिन इस फिल्म का म्यूजिक और गाने लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आए और ये लेट होने के कारण ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई, जबकि इससे पहले 1998 में मणिरत्नम की सुपरहिट फिल्म दिल से रिलीज हो गई, जिसके इस गाने ने तब धूम मचा दी थी। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। रहमान का संगीत और सुखविंदर की आवाज ने इस गाने को सुपरहिट बना दिया, जिसे शाहरुख खान पर फिल्माया गया था। इस गाने के चलते न सिर्फ रहमान बल्कि सिंगर के तौर पर सुखविंदर और एक्टर के रूप में शाहरुख को जबरदस्त पहचान मिली। इस फिल्म के लिए जहां रहमान को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वहीं सुखविंदर को भी बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ। इस गाने की लोकप्रियता ऐसी रही कि इसे हॉलीवुड फिल्म इनसाइड मैन में भी इस्तेमाल किया गया था। इसी फिल्म के बाद से रहमान और सुखविंदर के बीच ऐसी जुगलबंदी बनी जिसने फिल्म फेयर पुरस्कार से शुरू हुए सफर को ऑस्कर तक पहुंचा दिया। हिंदी सिनेमा में AR रहमान के संगीत की असली झलक दिखी 1999 में आई फिल्म ताल में। ताल के 7 गानों में रहमान ने करीब 1 दर्जन सिंगर्स की आवाज का इस्तेमाल किया। सुभाष घई की इस म्यूजिकल हिट फिल्म में रहमान ने तब इंडस्ट्री के सारे दिग्गज गायकों से गाने गवाए, जिसमें आशा भोसले, उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम, सुखविंदर, कविता कृष्णमूर्ति, ऋचा शर्मा, हरिहरन, सुजाता मोहन, अनुराधा श्रीराम जैसे सिंगर शामिल रहे। मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में सदियां जिया। इस फिल्म में रहमान ने सुरताल की ऐसी बाजीगरी दिखाई कि सुनने वाले हैरान रह गए। सूफियाना गीत संगीत से सजी इस फिल्म को अमर बनाने में रहमान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। साल 1999 में आई दीपा मेहता की फिल्म अर्थ में भी रहमान ने ही संगीत दिया था, जिसमें सुखविंदर की आवाज में गाया ये गाना बहुत मशहूर हुआ था। 90s में रहमान तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अपने टैलेंट की एक से बढ़कर एक मिसाल पेश कर चुके थे। रोजा से शुरू हुआ सफर जब ताल तक पहुंचा तो रहमान म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे चर्चित, काबिल और महंगे संगीतकार बन चुके थे। साल 2000 के दशक में भी रहमान के संगीत का असर देखने को मिला। साल 2000 में राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी फिल्म पुकार में भी रहमान ने बेहतरीन म्यूजिक दिया। इसके 2 गाने, सुनता है मेरा खुदा और किस्मत से तुम हमको मिले हो, बेहद पसंद किए गए। ये गाने आज भी खूब सुने जाते हैं। है मेरा खुदा, दिलो जान से चाहूं। इसके अलावा साल 2001 में आई जुबैदा और नायक में भी रहमान ने बेहतरीन काम किया। इसी साल आई आशुतोष गोवरिकर की लगान की स्टोरी के साथ ही इसके म्यूजिक ने भी दुनिया भर में तारीफें बटोरी। लगान का संगीत का निर्देशन रहमान ने किया था। इस फिल्म के गीत जावेद अख्तर ने लिखे थे और रहमान के संगीत ने इसमें जान फूंक दी। इस फिल्म के सारे ही गाने लोगों ने बहुत पसंद किए।
इन सारे गानों ने फिल्म की स्टोरी को जीवंत और प्रभावशाली बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे दर्शकों को कहानी के साथ कनेक्ट करने में मदद मिली। यही वजह रही कि इस फिल्म के लिए रहमान को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो किसी हिंदी फिल्म के लिए उनका पहला नेशनल अवार्ड था। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे। हिंदी फिल्मों में कामयाब संगीत के साथ ही साउथ की फिल्मों में भी रहमान के संगीत देने का सिलसिला जारी था। वो लगातार प्रतिष्ठित अवार्ड भी जीत रहे थे और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप संगीतकारों की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। उनका नाम अब तक दुनिया के 10 दिग्गज संगीतकारों में लिया जाने लगा था। तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियां पिए सब। 2000 के पहले दशक में लगान के अलावा उन्होंने नायक, साथिया, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, तहजीब, स्वदेश, युवा, वाटर, रंग दे बसंती, गुरु, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों को अपने शानदार और दिलकश संगीत से सजाया। देश में अपने संगीत से लोगों को मंत्रमुग्ध करने के बाद अब बारी थी रहमान के पूरी दुनिया में छा जाने की। शेखर कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं पहली बार रहमान से मिला था, तब इंडस्ट्री में उनका काफी नाम हो चुका था। मैंने उन्हें सिर्फ तकनीक के बारे में बताया और उन्हें विदेश लेकर गया। रहमान के साथ फिल्म बॉम्बे ड्रीम्स में अपने तजुर्बे के बारे में बात करते हुए शेखर ने कहा था कि मैं जब रहमान को इस फिल्म के लिए लेकर गया था, तो इससे हॉलीवुड कंपोजर एंड्रयू लॉयड वेबर काफी नाराज हुए, क्योंकि वो इससे पहले कंपोजर के तौर पर शेखर कपूर के साथ कई म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे। शेखर कपूर मानते हैं कि रहमान की आस्था उन्हें सोलफुल संगीत रचने में मदद करती है। शेखर ने बताया था कि रहमान जब मेरे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक जगह बैठने के लिए बोला और चुपचाप सीढ़ी से ऊपर चले गए। वे वापस आए और धुन बजाने लगे। मुझे बाद में समझ आया कि वो ऊपर जाकर नमाज पढ़ते थे और उन्हें अपनी आस्था से धुन मिलती है और वो पूरी धुन बना देते थे। शेखर कहते हैं कि रहमान में गजब की विनम्रता है और उनमें बिल्कुल भी अहम नहीं है। करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। दिल को छू लेने वाले म्यूजिक और शानदार कंपोजिशंस के जरिए रहमान न सिर्फ देश बल्कि विदेशियों के दिलों पर भी राज करते हैं। वो ऐसे कई सम्मान जीत चुके हैं जो उनसे पहले किसी भारतीय को नहीं मिले। ऑस्कर की रेस जीतने से लेकर ग्रैमी और गोल्डन ग्लोब भी ऐसे ही अवार्ड्स में शामिल हैं, जिनकी ट्रॉफी सबसे पहले रहमान ही भारत लेकर आए। साल 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर और इसके गाने जय हो को भला कौन भूल सकता है। इस गाने ने ऑस्कर के अलावा गोल्डन ग्लोब, ग्रैमी और बाफ्टा समेत ढेरों अवार्ड जीते थे और दुनिया भर में इंडिया का डंका बजा था। जय हो का म्यूजिक AR रहमान ने दिया था और इस गाने के बाद उनके नाम का जयकारा भी दुनिया के कोने कोने में गूंजने लगा था। गुलजार साहब की कलम से निकले इस गाने को यूं तो कई सिंगर्स ने मिलकर दी थी, लेकिन सुखविंदर सिंह इसके लीड सिंगर थे। इसके लिए AR रहमान को ऑस्कर से भी नवाजा गया। इसके बाद इसको लेकर कई विवाद भी हुए, जिनका जिक्र करना यहाँ जरूरी है। दरअसल 17 दिसंबर 2008 को रहमान के लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। जय हो गाने के ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने की खबर आई तो रहमान ने सबसे पहले सुखविंदर को फोन किया। रहमान ने कहा, सुखी, आपके गाने को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है और ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में जय हो गाने को परफॉर्म करना है, इसलिए इसकी तैयारी शुरू कर दो। यकीनन सुखविंदर के लिए भी ये बहुत यादगार पल था। इस अवार्ड शो के लिए गुलजार को भी लॉस एंजल्स जाना था, क्योंकि वो जय हो के गीतकार थे। सुखविंदर भी तैयारी में जुट गए। पासपोर्ट से लेकर अन्य सभी तरह की कागजी कार्यवाही पूरी कर ली। वो बहुत उत्साहित थे। इस बीच वो रहमान को फोन करते रहे, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल था। 81वें एकेडमी अवार्ड की तारीख 22 फरवरी 2009 नजदीक आती जा रही थी, लेकिन ना तो रहमान से संपर्क हो पाया
और ना ही ऑस्कार कमेटी की तरफ से कोई सुखविंदर और गुलजार को कोई ऑफिशियल लेटर मिला। दरअसल सुखविंदर और गुलजार को ऑस्कर कमेटी की तरफ से एक वर्क परमिट भेजा जाना जरूरी था, लेकिन अवार्ड फंक्शन के दिन तक परमिट नहीं मिला और सुखविंदर और गुलजार इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। इस बात का सुखविंदर को बहुत मलाल था। स्लमडॉग मिलियनेयर के गाने जय को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर मिला, लेकिन इस मौके पर ना तो इसके गीतकार गुलजार पहुंच सके थे और ना ही इसके लीड सिंगर सुखविंदर। मीडिया और बॉलीवुड में ये खबरें आने लगीं कि स्लमडॉग मिलेनियर के लिए मिले ऑस्कर का सारा क्रेडिट रहमान अकेले ही लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गुलजार और सुखविंदर को बुलाने के लिए ऑस्कर कमेटी को दोनों का नाम दिया ही नहीं। इसके अलावा जब ऑस्कर अवार्ड लेकर रहमान मंच पर बोल रहे थे तो क्रेडिट में सुखविंदर का नाम तक नहीं लिया। इसके बाद तरह तरह की बातें होने लगी थीं। हालांकि बाद में रहमान ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि जब मैं अवार्ड लेने के बाद स्टेज पर बोल रहा था तो बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थीं और गलती से मैं सुखी का नाम लेना भूल गया। इस वाकये के बाद सुखविंदर को काफी तकलीफ हुई। इसके बावजूद उन्होंने रहमान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं पक्का पंजाबी हूं, मैं अवार्ड फंक्शन में नहीं गया, कोई बात नहीं। लेकिन रहमान ने एक गलती की। जिस गाने को मुझे परफॉर्म करना चाहिए था उसे फीमेल सिंगर गा रही थी और लोग हंस रहे थे। इस बात का मुझे अफसोस है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वारे नीले आसमाने के तले। खैर, ये विवाद खत्म हुआ और सुखविंदर ने बड़ा दिल दिखाते हुए रहमान के साथ काम करना जारी रखा। रहमान ने भी 13 साल बाद अपनी गलती मानते हुए सुखविंदर से सॉरी बोला था और कहा था कि मुझे माफ करना, ऑस्कर अवार्ड लेने के बाद तुम्हारा नाम लेना भूल गया था। इन सब के बावजूद सुखविंदर न सिर्फ रहमान को आज भी अपना गॉड फादर मानते हैं, बल्कि उनके साथ अब भी उसी यकीन और लगन के साथ काम कर रहे हैं। खैर, साल 2024 के अप्रैल महीने में फिल्म निर्देशक राम गोपाल ने एक सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा था कि जिस गाने की बदौलत रहमान ने ऑस्कर जीता, असल में उन्होंने उसे कंपोज ही नहीं किया था। उसे तो सिंगर सुखविंदर सिंह ने कंपोज किया था। रामगोपाल वर्मा ने फिल्म कंपेनियन को दिए इंटरव्यू में बताया था कि रहमान फिल्म युवराज में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे थे, जिसके डायरेक्टर सुभाष घई थे। रामगोपाल वर्मा के मुताबिक सुभाष घई ने रहमान से कहा कि वो एक गाने का म्यूजिक तैयार कर दें, लेकिन रहमान अपने बिजी शेड्यूल के कारण ऐसा नहीं कर सके। गाना कंपोज करने में देरी हो गई तो सुभाष घई भड़क गए। तब उन्होंने गुस्से में रहमान को खूब सुनाया। जवाब में रहमान ने बस इतना कहा कि वो लंदन से वापस आके उनसे सुखविंदर सिंह के स्टूडियो में मिलेंगे और वहीं पर गाने का म्यूजिक उन्हें दे देंगे। सुभाष घई से बात होने के बाद रहमान ने सुखविंदर को फोन करके उस गाने की ट्यून बनाने को कहा। सुखविंदर सिंह ने ऐसा ही किया। जब सुभाष घई रहमान की बताई तारीख और समय पर सुखविंदर सिंह के स्टूडियो पहुंचे तो देखा कि रहमान अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं और उनकी जगह सुखविंदर म्यूजिक तैयार कर रहे हैं। सुभाष घई ने पूछा तो सुखविंदर ने बता दिया कि रहमान ने उन्हें एक गाने का म्यूजिक बनाने को कहा है। उसी वक्त रहमान भी वहां पहुंच गए और उन्होंने गाने की धुन सुभाष घई को सुनाकर उनकी राय पूछी। रामगोपाल वर्मा के मुताबिक सुभाष घई भड़क गए और रहमान से बोले कि मैंने तुम्हें करोड़ों रुपए की फीस देकर अपनी फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर बनाया और तुम ट्यून सुखविंदर से बनवा रहे हो। मेरे सामने ये कहने की तुम्हारी हिम्मत भी हो गई। अगर मुझे सुखविंदर को लेना है तो मैं उन्हें साइन कर लूंगा, लेकिन तुम कौन होते हो जो मेरे पैसे लेकर सुखविंदर से मेरी फिल्म की ट्यून कंपोज करवाओ। रामगोपाल वर्मा के मुताबिक इस पर रहमान ने सुभाष घई को जवाब दिया था कि आप मेरे नाम के पैसे दे रहे हैं, मेरे म्यूजिक के नहीं। अगर मैं इस गाने को एंडोर्स कर रहा हूं तो ये मेरा गाना है। आपको क्या पता कि मैंने आपकी फिल्म ताल का म्यूजिक कैसे बनाया? क्या पता वो मेरे ड्राइवर या किसी और ने बनाया हो। इस बहस के बाद उस गाने को सुभाष घई ने युवराज में नहीं रखा और रहमान के साथ न सिर्फ झगड़ा हो गया बल्कि रिश्तों में भी खटास आ गई।
बाद में रहमान ने उसी गाने को स्लम डॉग मिलियनेयर में यूज किया और ऑस्कार अवार्ड जीता। फिल्म युवराज साल 2008 में रिलीज हुई थी और ये फ्लॉप रही। किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़े। ऑस्कर समेत देश और दुनिया भर में तमाम अवार्ड जीतने के बाद विश्व स्तर पर रहमान की चर्चा होने लगी। वो दुनिया के टॉप 10 म्यूजिक डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। लेकिन एक सच जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ऑस्कार मिलने के बाद हैरान करने वाली एक बात ये सामने आई कि बॉलीवुड में रहमान को काम मिलना ही बंद हो गया। ये सुनने में भले ही झूठ लगे, लेकिन ये सच था। रहमान को बड़े बजट और अच्छी हिंदी फिल्मों में काम मिलना क्यों बंद हो गया? इसकी वजह भी हैरान करने वाली है। इसकी सच्चाई जानने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रहमान के दिए एक बयान को बताना जरूरी है। तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि बॉलीवुड में कुछ लोग लंबे समय से उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। AR रहमान से एक इंटरव्यू में बॉलीवुड में उनके कम काम करने के पीछे की वजह पूछी गई थी। इस पर उन्होंने कहा था कि कुछ लोग उनके बारे में फिल्म जगत में अफवाह फैला रहे हैं, जिसके चलते प्रोड्यूसर्स और उनके बीच गलतफहमी पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं अच्छी फिल्मों को कभी मना नहीं करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि एक गैंग है जो अफवाह फैला रहा है और गलतफहमी पैदा हो रही है। जुबान में जो कन्हैया किसी को भी से मिले, कभी मुस्काए कभी। ये बातें रहमान ने यूं ही नहीं कहीं। दरअसल बॉलीवुड के मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने जब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर फिल्म दिल बेचारा बनानी शुरू की, तो वो इसका म्यूजिक रहमान से कराना चाहते थे। बतौर डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की ये पहली फिल्म थी। रहमान के खिलाफ काम करने वाले गैंग के कई लोगों ने मुकेश को रहमान का म्यूजिक लेने से मना किया था। उन्हें कई कहानियां सुनाई और रहमान के खिलाफ तरह तरह से भड़काया। फिल्म इंडस्ट्री की ज्यादातर पॉलिटिक्स से मुकेश वाकिफ थे। वो नहीं माने और रहमान से मिलने पहुंच गए और दिल बेचारा में संगीत देने की बात कही तो वो तुरंत राजी हो गए और मात्र 2 दिनों में ही रहमान ने 4 गानों की धुनें तैयार कर दी। रहमान का बहुत ही आसानी से दिल बेचारा के लिए तैयार हो जाना और 2 दिनों में 4 गानों की धुनें तैयार कर देने से मुकेश की सारी आशंकाएं दूर हो गईं और उन्होंने रहमान के खिलाफ काम कर रहे बॉलीवुड गैंग के बारे में सब कुछ खुलकर बता दिया। इसी के बाद रहमान को सारी सच्चाई समझ में आई और उन्होंने खुले तौर पर बयान देकर कहा था कि मुकेश छाबड़ा की बातों को सुनने के बाद समझ आया कि मुझे काम कम क्यों मिल रहा है और मेरे पास अच्छी फिल्में क्यों नहीं आ रही हैं। खैर, मेरा विश्वास भाग्य में है। मेरा मानना है कि सब कुछ ऊपर वाले के जरिए आता है, लेकिन आप सभी मेरे पास आ सकते हैं। आप अच्छी फिल्में बना रहे हैं और आपका मेरे यहाँ स्वागत है। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे। रहमान के इस बयान पर शेखर कपूर ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया था कि तुम्हें पता है रहमान तुम्हारे साथ गलत क्या है? तुम गए और ऑस्कर ले आए। ऑस्कर लेना बॉलीवुड में मौत को निमंत्रण देने जैसा है। इससे साबित होता है कि तुम में इतना टैलेंट है जिसे बॉलीवुड हैंडल नहीं कर सकता। इसके जवाब में रहमान ने लिखा कि जा चुके पैसे वापस पाए जा सकते हैं, डूब चुका नाम फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जीवन का सबसे अहम समय बर्बाद हो जाने के बाद कभी वापस नहीं पाया जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास करने के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। ताल से ताल मिला, ताल से ताल। अब ये तो रही बॉलीवुड में रहमान को कम काम मिलने की वजह। अब जानते हैं कि आखिर उस गैंग में कौन लोग हैं जिन्होंने करियर के पीक पर होते हुए रहमान को बॉलीवुड से दूर कर दिया, और इस गैंग ने ऐसा क्यों किया? दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है साल 2005 से। रहमान ने चेन्नई के अपने पंचथन रिकॉर्ड इन स्टूडियो का विस्तार करते हुए इसे वर्ल्ड क्लास स्टूडियो बना दिया, और वो रीजनल और हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स को मीटिंग के लिए और सिंगर्स को रिकॉर्डिंग्स के लिए यहीं बुलाने लगे, और उनकी रिकॉर्डिंग का समय रात 12 बजे के बाद का होता था, जिसके लिए कुमार सानू समेत कई सिंगर्स तैयार नहीं होते थे। यही वजह रही
कि सानू दा ने रहमान के साथ एक भी गाना रिकॉर्ड नहीं किया। भीनी भीनी खुशबू है तेरी। इसके अलावा हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को म्यूजिकल सिंटिंग के लिए खुद रहमान के पास चेन्नई जाना पड़ता था, जो कई लोगों को पसंद नहीं आता था। साथ ही रहमान ने जिस गैंग का नाम लिया उसमें तमाम ऐसे लोग रहे जो उनकी तरक्की से बहुत खुश नहीं थे। सुभाष घई समेत कई बॉलीवुड डायरेक्टर्स से रहमान का झगड़ा हो चुका था और करण जौहर समेत बॉलीवुड के तमाम ऐसे दिग्गज भी थे जो रहमान को पसंद नहीं करते थे और इन्हें घमंडी, ईगो से भरा हुआ और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाला कहते थे। बॉलीवुड में ये परसेप्शन बन गया कि रहमान को अपनी फिल्म में लेना और उनके साथ काम करना आसान नहीं है। हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा। इधर बॉलीवुड से जुड़े लोग एक अलग तर्क देते हैं। उनका लॉजिक है कि रहमान के बॉलीवुड से बाहर होने की सबसे बड़ी वजह म्यूजिक के पब्लिशिंग राइट्स को लेकर उनकी जिद है। यानी रहमान जिस भी फिल्म में म्यूजिक देने को तैयार होते हैं उसका पब्लिशिंग राइट अपने पास रखना चाहते हैं, जिसके लिए कोई भी प्रोड्यूसर तैयार नहीं होता। बॉलीवुड के लोगों का ये भी कहना है कि एक समय था जब बॉलीवुड का हर बड़ा निर्देशक रहमान के साथ काम करना चाहता था, लेकिन समस्या तब आई जब रहमान अपने साउंड ट्रैक के प्रकाशन अधिकार अपने पास रखने पर जोर देने लगे। बताया जाता है कि साल 2003 में शाहरुख खान और करण जौहर ने रहमान को कल हो ना हो का म्यूजिक देने का ऑफर दिया था, लेकिन जब उन्होंने प्रकाशन अधिकार अपने पास रखने को कहा तो तुरंत संगीतकार के तौर पर शंकर एहसान लॉय को साइन कर लिया गया। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने फिल्म ओके जानू को छोड़कर किसी भी फिल्म में संगीतकार के तौर पर नहीं लिया। इस फिल्म में भी रहमान की एंट्री मणिरत्नम के प्रोड्यूसर होने के कारण हुई थी। ना सोना क्यों रब ने बनाया आवा। खैर, देखा जाए तो साल 2010 के बाद रहमान ने गिनी चुनी हिंदी फिल्मों में ही संगीत दिया। इसमें जब तक है जान, हाईवे, तमाशा, मॉम, शिकारा, दिल बेचारा जैसी कुछ गिनी चुनी फिल्में शामिल हैं। हाल ही में आई फिल्म अमर सिंह चमकीला का म्यूजिक रहमान ने ही दिया था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। मैनू विदा करो जी, मैंने जाना है उस पार। रहमान माइकल जैक्सन के जबरदस्त फैन थे। एक इंटरव्यू में रहमान ने उनसे मुलाकात का एक दिलचस्प वाकया बताया था। साल 2009 की शुरुआत में एक बार रहमान लॉस एंजलिस में थे। वहां इनकी मुलाकात जब किसी के जरिए माइकल जैक्सन के मैनेजर से हुई तो इन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। मैनेजर ने कहा कि आप एक ईमेल रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं माइकल जैक्सन से बात करूंगा। रहमान ने ईमेल भेजा तो एक हफ्ते तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये बात रहमान को बुरी लगी। आगे रहमान ने बताया कि इसी के बाद स्लम डॉग मिलेनियर के गाने को ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद मेरे पास ईमेल आया। उसमें लिखा गया था कि माइकल जैक्सन आपसे मिलना चाहते हैं। तब मैंने ईमेल का जवाब देते हुए लिखा था कि अब मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। अगर मैं ऑस्कर जीतता हूं तभी उनसे मिलूंगा, वरना नहीं मिलूंगा। मुझे यकीन था कि मैं ही ऑस्कर जीतने वाला हूं। ऑस्कर जीतने के बाद माइकल ने रहमान को मिलने के लिए बुलाया और ऑस्कर सेरेमनी के अगले दिन रहमान उनके लॉस एंजलिस स्थित घर गए। रहमान ने बताया कि शाम के करीब 6:30 बजे थे। सूरज डूब रहा था और फिर किसी ने ग्लव्स पहने हुए दरवाजा खोला। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने 2 ऑस्कर जीते थे। माइकल जैक्सन से हुई मुलाकात पर रहमान ने बताया है कि उन्होंने जय हो गाने की तारीफ करते हुए म्यूजिक पर चर्चा की थी। माइकल जैक्सन ने उन्हें अपने बच्चों से भी मिलवाया था और बताया था कि वो जब भी डांस करते हैं तो दिल से करते हैं। फिर उन्होंने रहमान को कुछ डांस मूव्स भी दिखाए थे। रहमान उनसे हुई मुलाकात को कभी न भूलने वाली घटना बताते हैं। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा। रहमान जब भारत लौटे तो वो उस समय फिल्म रोबोट के संगीत पर काम कर रहे थे। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर शंकर को माइकल जैक्सन से हुई मुलाकात का किस्सा बताया। इस पर शंकर ने उनसे कहा था कि तुम माइकल जैक्सन के साथ गाना क्यों नहीं गाते? इस पर रहमान ने हैरानी के साथ शंकर से पूछा कि माइकल जैक्सन तमिल गाना गाएंगे।
कुछ समय बाद रहमान ने जैक्सन को कॉल कर साथ गाने का ऑफर दिया। जवाब में माइकल ने हामी भरी थी, लेकिन अफसोस कि गाना बनने से पहले ही 25 जून 2009 को उनका निधन हो गया। साल 2010 के बाद भले ही बॉलीवुड ने रहमान को काम देना बंद कर दिया था, लेकिन म्यूजिक के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और साउथ की फिल्मों में उन्हें खूब काम मिल रहा था। बॉम्बे ड्रीम्स के अलावा भी रहमान ने कई ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम किए जिनमें उनकी काबिलियत को पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों ने देखा। रोलिंग स्टोन्स के संस्थापक सदस्य मिक जैगर ने जब अलग अलग म्यूजिक स्टाइल के दिग्गजों को एक मंच पर लाने के लिए सुपर हैवी नाम का एक सुपर ग्रुप बनाया, तो जॉस स्टोन, डेव स्टीवर्ट, डेमियन मार्ले जैसे संगीतकारों के साथ ही रहमान भी इस ग्रुप का हिस्सा थे। इसका पहला गाना मिरेकल वर्कर 2011 में रिलीज हुआ। दूसरा गाना सत्यमेव जयते का संगीत रहमान ने तैयार किया था, जिसमें मिक जैगर ने संस्कृत में गुनगुनाया था। रहमान ने 2014 में लेसे हॉलस्ट्रॉम के अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा द 100 फोर्ट जर्नी के लिए साउंड ट्रैक तैयार किया था। ये फिल्म एक भारतीय परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो फ्रांस में रहते हैं। मार्वल स्टूडियोज ने भारतीय म्यूजिक लवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 2019 में हिंदी, तमिल और तेलुगु में मार्वल एंथम के संगीत के लिए रहमान को अप्रोच किया था। रहमान ने 3 मिनट लंबा एक शानदार गीत बनाया और इसे खुद गाया भी। इस गाने में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपरहीरो की वीरता का गुणगान किया गया था। लड़े नहीं जो डट के चलते रास्तों पे है, हौसले से दे दे तू जवाब। बात करें रहमान को मिले अवार्ड्स की, तो 2 एकेडमी अवार्ड के अलावा उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का 15 बार फिल्म फेयर और 18 बार साउथ का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। वहीं उनके संगीत के लिए 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनमें से 5 बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन और 2 बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए है। पहला राष्ट्रीय पुरस्कार 1992 में फिल्म रोजा के लिए, दूसरा 1996 में तमिल फिल्म मीनसारा कनावू के लिए, तीसरा 2001 में लगान, चौथा 2002 में तमिल फिल्म कन्नथिल मुथमिताल और 5वां अवार्ड 2016 में तमिल फिल्म खात्रु वेलियिदाई के लिए जीता था। 2022 में उन्होंने बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर कैटेगरी में भी 2 नेशनल अवार्ड जीते थे, जिसमें हिंदी फिल्म मॉम और तमिल फिल्म पोनियन सेल्वन वन के बैकग्राउंड स्कोर के लिए उन्हें ये दोनों सम्मान मिले थे। ओ सोना तेरे लिए। संगीत के क्षेत्र में दिए योगदान के लिए रहमान को साल 2000 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। बात करें रहमान के निजी जीवन की, तो उन्होंने अरेंज मैरिज की है और 1995 में उन्होंने सायरा बानो से शादी की थी। शादी से पहले उन्होंने अपनी माँ से कह दिया था कि उन्हें अपनी होने वाली पत्नी पढ़ी लिखी, संगीत प्रेमी और विनम्र होनी चाहिए। माँ ने रहमान के लिए जब रिश्ता देखना शुरू किया तो एक बिजनेसमैन की बेटी मेहर उन्हें पसंद आई। लेकिन जब शादी की बातचीत आगे बढ़ी तो रहमान की माँ को मेहर की बड़ी बहन सायरा रहमान की शर्तों पर ज्यादा खरी लगी और सायरा से ही रिश्ता पक्का कर लिया गया। जब रहमान ने सायरा से पहली मुलाकात की तो अपनी होने वाली पत्नी के सामने एक अनोखी शर्त रख दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम डिनर कर रहे होंगे और मुझे कोई धुन सूझेगी तो हमें डिनर से हटना होगा। इस बारे में उनकी पत्नी कहती हैं कि रहमान ने उन्हें शादी से पहले ही इस बात के लिए तैयार कर दिया था। सायरा बानो खुद को स्टार वाइफ के तमगे और लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सायरा बानो असल में गुजरात की रहने वाली है। रहमान और सायरा से 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां खटीजा, रहीमा और 1 बेटा आमीन। बताया जाता है कि कई सालों से दोनों के बीच रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। सायरा की वकील वंदना शाह ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कपल के तलाक की अनाउंसमेंट की और प्राइवेसी की मांग की थी। इसके कुछ समय बाद रहमान ने भी सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट शेयर कर तलाक की खबरों को कंफर्म किया था।
ए.आर. रहमान की तलाक की अनाउंसमेंट के कुछ घंटों बाद ही उनकी ग्रुप की बेस गिटारिस्ट मोहिनी डे ने भी अपने पति से अलग होने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद यह अटकलें थीं कि क्या रहमान के तलाक का मोहिनी से कोई कनेक्शन है? इन अटकलों में कितना दम है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरी जो मर्जी मेरी हर दुश्वारी, बस तुम तक मेरी हर। ए.आर. रहमान के संगीत का सफर अब भी जारी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि वजह चाहे जो भी हो, हिंदी सिनेमा उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने में नाकाम रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में बॉलीवुड रहमान के संगीत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगा। रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो। इस अद्भुत और नायाब संगीतकार के उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं आर.जे. अंथरा आपसे विदा लेती हूँ। रहमान की जिंदगी और करियर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।